सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पीछे ये जो शब्द लिखे गए हैं ना कि अटल मोदी, प्रबल मोदी, प्रखर मोदी, शिखर मोदी, जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया भर में भी प्रधानमंत्री का डंका बज गया है। देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपने फैसलों के जरिए ये दिखाया, ये बताया कि एक स्टेट्समैन होने का मतलब क्या होता है। जब ये बताया कि अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका का है या फिर जर्मनी का है या फ्रांस का है या ब्रिटेन का है या फिर रशिया का है, उससे भी बड़ा कद हो जाने का मतलब क्या होता है। दरअसल एक सर्वे कंपनी है, उसने ये कह दिया है कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और भारत में सबसे ज्यादा स्वीकार्य हैं। और जब बात एक्सेप्टेंस की आती है ना, और ऐसे में अगर यूएस फर्म या यूएस की सर्वे एजेंसी अगर ये बात कहे तो फिर ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। और इसीलिए ये समझना जरूरी है। ये सवाल यहां पर आ जाता है कि क्या आजाद भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को ये कद देने वाले उनके फैसले हैं, उनकी स्टेट्समैनशिप है, या फिर प्रधानमंत्री जिस तरह से ठसक के साथ में अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाते हैं देश ही नहीं बल्कि दुनिया में। नमस्ते, मैं राशिद। चारों तरफ की तस्वीरें आप देखें, ये 6 साल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से लेकर के 7 समंदर पार तक गए। ये 6 साल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन आज की खबर यह है और आज की बहस यह है कि यूएस की सर्वे कंपनी है, नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने एक सर्वे किया और सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बताया, सबसे ज्यादा स्वीकार्य बताया। और प्रधानमंत्री से पिछड़ने वालों में जानते हैं कौन कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिछड़ चुके हैं, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पिछड़ चुकी हैं, यूएस प्रेसिडेंट पिछड़ चुके हैं, रशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पिछड़ चुके हैं, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष पिछड़ चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री के बड़े फैसलों ने आज देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां ले जाकर के खड़ा किया है, क्या यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में दुनिया में सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक हैं? देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। एक लंबी विरासत है। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल से लेकर के अभी तक। लेकिन इन सभी नामों के आगे आज प्रधानमंत्री का नाम बहुत ही ज्यादा कद वाला क्यों हो गया है, बहुत ज्यादा मजबूत कैसे हो गया है? क्या है नरेंद्र मोदी होने का मतलब? क्या है इतने मजबूत दिमाग का मतलब? क्या है इतने बड़े और कड़े फैसले लेने वाली शख्सियत का मतलब? आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर पूरी दुनिया में बजा है मोदी का डंका। अमेरिकी कंपनी के सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं मोदी। सर्वे में मोदी दुनिया के सबसे स्वीकार्य नेता बने हैं। मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी के सर्वे में ये नतीजा निकला है। 75% लोगों ने मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील समेत 13 देशों में यह सर्वे हुआ है। बैक टू बैक अगली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हर भारतीय के लिए गर्व का विषय। पीएम दूरदर्शी नेता हैं जो कहते हैं पूरा करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार पर बढ़ा है लोगों का भरोसा। गर्व का पल है कि मोदी हमारे नेता हैं, ये जितेंद्र सिंह ने कहा है। अमेरिकी कंपनी के सर्वे में मोदी बने हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। बीजेपी के बड़े नेताओं को सुनिए, बड़े बड़े मंत्रियों को सुनिए, और विपक्ष यूएस सर्वे एजेंसी के इस दावे को किस तरीके से देखता है, देखें। प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर भी कई सम्मेलनों में न केवल भारत का नेतृत्व किया बल्कि विश्व में एक समानता लाने के लिए और जो छोटे और बड़े का अंतर है उसको दूर करने में सहायता की है। नए नए आविष्कारों में, रक्षा के क्षेत्रों में तमाम प्रकार के नए नए जो आविष्कार हुए हैं। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रधानमंत्री का वर्चस्व रहा है कार्यों में। तो प्रधानमंत्री को ये सहज रूप है, संस्था के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। मैं समझता हूँ हम सब लोग आह्लादित हैं। अमेरिका की एक प्रख्यात
आकलन करने वाली संस्था है, सर्वे करने वाली संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट्स। और भारत के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% आया है। ये जो है मोदी जी की लोकप्रियता, और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने, जिसका नाम मॉर्निंग कंसल्ट है, एक सर्वेक्षण में 13 देशों के जो प्रमुख हैं उन नेताओं के बारे में सर्वेक्षण किया, और उस सर्वेक्षण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहले स्थान पर रहे। श्री नरेंद्र मोदी जी एक लोकप्रिय नेता के रूप में तो सब लोग जानते ही हैं, और यही एक कारण है लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। कई और संस्थाएं भी समय समय पर इस तरह के आंकलन प्रचारित और प्रसारित करती रही हैं। प्रसन्नता की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं। मुझे बेहद खुशी हुई कि जिस प्रकार का एक यूफोरिया का माहौल एक सेक्शन में बन रहा है, लेकिन अगर कोई एजेंसी आलोचना करे तो यही दृष्टिकोण होना चाहिए। ये नहीं कि ताली बज रही है तो ताली बजाई जाए, लेकिन अगर किसी ने आलोचना कर दी ह्यूमन इंडेक्स को लेकर के, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के, तो कहे ना साहब खारिज करो, ह्यूमन राइट्स के बारे में खारिज करो। ये नहीं होना चाहिए, नजरिया एक होना चाहिए। अब आप ये जान जाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे नंबर 1 बने हैं और कौन सी वो सर्वे एजेंसी है और सर्वे का सैंपल क्या था और सर्वे के रिजल्ट क्या रहे। इंफोग्राफिक स्टूडियो में आपको लेकर के चलता हूं, जिसके जरिए आप जान लेंगे। देखिए आप, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में पीएम मोदी हैं दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता, यानी एक्सेप्टेड लीडर। डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट नेताओं की देश में स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस पर नजर रखती है। नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ दुनिया के नेताओं में टॉप पर हैं, यानी शीर्ष पर हैं। 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की जो एक्सेप्टेंस रेटिंग है, यानी जो स्वीकृति रेटिंग है, 24% रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्वीकृति रेटिंग नेगेटिव रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर के बड़े फैसले बोरिस जॉनसन कर नहीं पाए। सर्वे में नमूने का जो सैंपल साइज रहा 2126 रहा। गलती की संभावना 2.2% के आसपास की है। ये मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे एजेंसी का दावा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर स्वीकार्य नेता बने हैं तो इसके पीछे हैं कई फैसले। एक एक करके आप देखें ये फैसले कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा, 3 तलाक का खेल खत्म कर देना, नोटबंदी, कोरोना काल में लॉकडाउन, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। आपको बालाकोट स्ट्राइक याद होगा, आपको सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक आपको याद है। अयोध्या विवाद का अंत, मोदी की नागरिकता क्रांति यानी सीए एनआरसी को लेकर के बड़े फैसले करना एक ऐसे वक्त में जबकि विपक्ष की आलोचना का शिकार भी बनना पड़े। जन कल्याण योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, गांव के लिए है, शहर के लिए है, जितनी भी जन कल्याण योजनाएं चलाई गई हैं। जीएसटी पर बड़ा फैसला और अब किसान कानून को लेकर के बड़ा फैसला। हालांकि लगभग 40 दिन से ज्यादा होने को आ गए और किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्यों ये कहा जाता है कि भारत में मोदी जैसा पीएम न हुआ और नहीं होगा? और यहां पर ये बता दें कि 2 अलग अलग इंफोग्राफिक इसको पलट पलट करके दिखाते रहे। आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी 2 बार बनी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, जिनके बारे में ये कहा जाता था बहुत मुखर हैं, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार जिन्होंने चलाई और उसके बाद फिर एनडीए की एक सफल सरकार चलाई। एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा यह जाता है ये जितने भी प्रधानमंत्री हैं, देश के इतिहास में कई ऐसी विरासत है जो बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल में ही अपना कद बहुत ज्यादा ऊंचा कर लिया है। और यही एक वजह है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में डंका बजता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेट्स ओपन द डिबेट। और हाँ,
डिबेट की मेरी एक ही लाइन है कि क्या आजाद हिंदुस्तान में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ना कोई हुआ और न ही आने वाले दिन में होगा। डिबेट को ओपन कर देते हैं। मेरे साथ में है यासिर जिलानी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वंदना पांडे राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगी, अतुल सक्सेना नेता समाजवादी पार्टी, अनिर्बान बनर्जी टीएमसी के समर्थक, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल सक्सेना, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर मैं आज की तारीख में यह कह रहा हूं कि देश के लिए प्रधानमंत्री न इससे पहले ऐसा कभी हुआ और न ही आने वाले दिनों में होगा, देश के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अगर दुनिया में भी उनका डंका बज गया है, गर्व का विषय है ना, गर्व से सीना चौड़ा होता है या नहीं होता है? दलगत राजनीति से ऊपर आकर के मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ 1-2 के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ बीजेपी के पीएम नहीं है, मेरे और आपके भी हैं। अतुल सक्सेना, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको आवाज मिल रही है सर? आवाज मिल रही है, जवाब दें। आशीष जी, ऐसा है, जो आपका सवाल है बिल्कुल ठीक है कि देश ने ना तो मोदी जैसा नेता पहले कभी देखा है और हो सकता है ना आने वाले समय में ऐसा कोई नेता आपको मिलेगा। ये अच्छी बात है कि सर्वे में मोदी जी को जो है एक टॉप लीडर में के रूप में पेश करा गया है, और क्यों नहीं पेश करा जाए। आज देखिए 40 दिन से किसान हमारा सड़कों पे अन्याय झेल रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ हुआ किसानों को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, नेगेटिव की बात नहीं है राशिद जी। आप हिंदुस्तान की एजेंसी थोड़ी है, अमेरिका की है, सात समंदर पार की है। राशिद भाई, एक सेकंड मुझे आप समय दीजिए। आपने जब मुझसे क्वेश्चन किया है तो लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपने कहा है ये जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे इन विषय पे हुआ है, 370 पे हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक पे हुआ है, उज्ज्वला जीएसटी पे हुआ है, किसान कानून पे हुआ है। अरे आप देखिए सूट बूट के प्रधानमंत्री, आप देखिए नोटबंदी से क्या है, किसे फायदा हुआ, और सर्वे उन्हें जो है टॉप लीडर में दे देता है, तो ये अच्छी बात है। और आप देखिए जीएसटी में आज तक लोग झेल रहे हैं। आपको कैसा पीएम चाहिए? आपको वो चाहिए क्या जो खामोश बैठे रहे? आपको वो प्रधानमंत्री चाहिए क्या? भैया पहले का प्रधानमंत्री जो है ना, सर्वे में बिलीव नहीं करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रदेश के प्रधानमंत्री थी, कितने कड़े फैसले लिए आपको पता होगा। पाकिस्तान को जो है भागना पड़ा, जो है जानते हैं ऐसे प्रधानमंत्री पर वो जब अपने प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात होती है ना, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए, और फिर उसके बाद संकुचित राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। संकुचित राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए ना 3 तलाक को खत्म किया, देखिए ना 370 को खत्म किया, कोरोना काल में जिस तरह की हमने लड़ाई लड़ी है, वैक्सीन के कैसे हम विश्व विजेता बने हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आज की तारीख में एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का लोहा माना है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज जितना मजबूत भारत हो गया है, स्ट्रैटेजिक वे में, पॉलिटिकल वे में, डिप्लोमेटिक वे में, इसका अंदाजा है आपको? इसका अंदाजा है या नहीं है? राजीव जी, थोड़ा आप जो है ना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो आपका सवाल है, मैं कह रहा हूं आप उससे बहस करें, अच्छी बात है। और ये जो आज सर्वे आया है, ये अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। जिस तरीके से फर्जी ईपीएफ जो मशीन है हमारी, वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम जो है, उसके आधार पर सत्ता में आ गए। इसी तरीके से फर्जी सर्वे की रिपोर्ट आ गई। अब आप रुक जाओ। अगर भाई ऐसा क्या हो सकता है क्लास में बच्चा पढ़ाई में वो टॉप कर जाए? यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी जुड़े हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी जुड़े हैं। अतुल सक्सेना हो गया, आप बताइए। यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना का यासिर भाई ये कहना है कि जैसे फर्जी ईवीएम के सहारे आप लोग इलेक्शन जीत जाया करते हैं, वैसे ही फर्जी सर्वे के सहारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का डंका पिटवाने की बात करते हैं। जवाब दीजिए, रिबट कीजिए इन्हें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे करा है और दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री को नंबर 1 पे लेके आया है, मैं उसका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और आपको कहना चाहूंगा कि ये गर्व की बात है 130 करोड़ भारत के जनमानस के लिए। और रही बात जिन्होंने सवाल, जो पैनलिस्ट सवाल कर रहे हैं, इनकी देखिए संकुचित और कुंठित मानसिकता का कोई जवाब दिया नहीं जा सकता है। इनके नेता तो वैक्सीन में भी कह देते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। इससे ज्यादा कुंठित मानसिकता किसी भारतीय नेता की क्या हो सकती है? तो उस पर क्या चर्चा की जाए? उस आदमी पे हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो इस वक्त उनकी जो लोकप्रियता की पराकाष्ठा का परचम पूरे दुनिया के लोग मान रहे हैं। पूरे दुनिया के मजबूत देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने पछाड़ते हुए वो उसमें सर्वे में नंबर 1 पे आए हैं। और उनका जो काम करने का तरीका है, वो जो मजबूत राष्ट्र है, चाहे वो अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोपियन और सारी कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो,
उन्होंने माना है। और आप सोचिए कि इसमें पर्टिकुलर जरूर खड़े रहे, आपने लोगों का समय खराब किया, अतुल जी चीख चिल्लाकर के डिबेट नहीं होती, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए होती। अतुल जी मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। अतुल जी एक करके बोलेंगे। अतुल जी नो नहीं, अतुल जी शाब्दिक उग्रवाद नहीं, अतुल जी शाब्दिक उग्रवाद नहीं। अतुल जी चीखना चिल्लाना और दूसरे की बात काटना फ्रस्ट्रेशन की निशानी होती है, ये कुंठा की निशानी होती है जब आप दूसरे की बात काटते हैं। यासिर जिलानी बोलेंगे। नहीं होल्ड ऑन, ना नहीं, यासिर जिलानी बोलेंगे। यासिर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मैं जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ सिर्फ इस कोविड को लेके जो हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया में मैसेज दिया है, आप यकीन करेंगे कि पोस्ट कोविड के बाद ये इतिहास बनेगा। भारत को लोग एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे देश वाले ले रहे हैं कि किस तरीके से इस कोविड जैसी महामारी को हमने अपने सूझबूझ से, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने सूझबूझ से संभाला है। और जो रिजल्ट रहा है आप देखिए कि पहले दूसरे महीने के बाद ही जो हमारा जो डेथ रेट था उसका रेशियो पूरे दुनिया में सबसे कम कहीं था तो भारत में था। और जिस तरीके से हमने हमारे स्वास्थ्य के तमाम लगे हुए कर्मचारियों को प्रधानमंत्री बार-बार नमन करते हैं। यासिर भाई मैं एक बार शुरुआत में डिबेट ओपन टू ऑल करना चाहता हूं। अनिर्बान को भी लेकर के आते हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं अनिर्बान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिर्बान, हमारे प्रधानमंत्री के लिए अगर मॉर्निंग कंसल्ट जो कि यूएस का एक सर्वे फर्म है उसने ये कह दिया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वीकार्य और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसे ममता बनर्जी भी तो बैठ करके नए साल में देख रही होंगी ना। वही ममता बनर्जी जो हर साल प्रधानमंत्री के लिए शॉल भी भेजा करती हैं, वही ममता बनर्जी जिन्हें इस बार असल में मजबूत प्रतिद्वंदी कोई मिल रहा है तो बीजेपी के तौर पर मिल रहा है। और बीजेपी के तौर पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीजेपी का फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो फेस जो स्वीकार्य है, वो फेस जो कि मजबूत है, वो फेस जिसके बारे में ये कहते हैं स्टेट्समैनशिप की ऐसी पराकाष्ठा है और फैसले लेने वाली एक ऐसी शख्सियत है जो पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश को आज तक कभी मिली ही नहीं ऐसी शख्सियत। सबसे पहले सबको सुप्रभात और शुभ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जो कह रहे हैं इसके मुताबिक ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी 2021 के पश्चिम बांग्ला का जो चुनाव है वहां पे सीएम कैंडिडेट बनेंगे, यही आपका कहना है। तो वो प्रधानमंत्री तो छोड़कर अगर आना चाहते हैं सीएम कैंडिडेट बन के दिखाए, उसके बाद हम उस पर जवाब देंगे। बीजेपी का अनिर्बान ये कहना है कि दे हैव गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप सीएम के तौर पर अभी आप जो बात कह रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, लेकिन ये एक अलग सी बात है। लेकिन ऐसा क्यों है मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ममता बनर्जी को डर लगता है, टीएमसी को डर लगता है, लेफ्ट को डर लगता है, कांग्रेस को डर लगता है पश्चिम बंगाल में, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मैं दो पॉइंट बताऊंगा। पहली बात ये डर इसीलिए लगता है कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो दंगे में हजारों लोग मारे गए, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए फिर से दिल्ली में दंगे में 100 से ज्यादा लोग मर गए, तो इसीलिए हमको डर लगता है। और पश्चिम बंगाल के दंगे में जितने मारे गए उसके लिए कौन सा सीएम जिम्मेदार है ये भी साथ में बताइएगा, अपनी बात आगे बढ़ाएं। पश्चिम बांग्ला में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ नहीं है, ये बीजेपी का फैलाया हुआ झूठ है। पश्चिम बंगाल में तो राजनीतिक दंगा होता है ना, पश्चिम बंगाल में तो राजनीतिक दंगा होता है ना, पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र तो एक अलग तरीके का है ना। ठीक है, फिर से मैं आपको डेटा बताऊंगा। जो पॉलिटिकल वायलेंस की आप बात कर रहे हैं 2015 से लेकर 2019 तक एनसीआरबी का ये डेटा है कि पहला 3 जो स्टेट है पॉलिटिकल वायलेंस में नंबर 1 है झारखंड, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 है बिहार। और पूरा मेजोरिटी टाइम इस 2015 से 2019 तक ये बीजेपी रूल रहा है। तो ये है असली डेटा, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, खैर रहने दीजिए। और तीसरी बात, जो सर्वे कंपनी की आप बात कर रहे हैं, जो अमेरिका की सर्वे कंपनी है ना, उसको लेकर बीजेपी बहुत उछल कूद रहा है, बहुत बढ़िया है। इससे पहले यूएसए से निकला हुआ एक बहुत विश्वविख्यात मैगजीन जिसको कहते हैं टाइम मैगजीन, उसमें मोदी जी को कहा गया था डिवाइडर इन चीफ। तब ये लोग कह रहे थे कि विदेशी ताकत है, विदेशी शक्ति है, वो क्या कह रहे हैं उससे हमें क्या मतलब। तो भाई अब जब अच्छा बढ़िया कह रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं हमें क्या यहाँ मतलब। पर अनिर्बान ये कहना चाहते हैं कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जब टाइम मैगजीन ने ये कहा था कि डिवाइडर इन चीफ, तब उस जमाने में आप लोगों ने ये कहा विदेशी ताकतें हैं। जब अपने पसंद का सर्वे आया तो कहा कि सब बम बम,
ये अनिर्बान का सवाल है, इसका जवाब दें। देखिए ये बंगाल से आते हैं और बंगाल की संस्कृति में बड़ी मिठास है, लेकिन जब से ममता बनर्जी जैसी लीडर ने बंगाल को संभाला है, बंगाल एक अलग कल्चर की तरफ चला गया है, जिसको सिलेक्टिव किलिंग कल्चर कहते हैं। सिलेक्टिव किलिंग कल्चर वो है जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अरे सुनिए, अरे पहले सुन लीजिए, आप ही यासिर, अपने डिबेट का कैनवास हम हमेशा बड़ा रखेंगे, अपने डिबेट को सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रखेंगे। अपने डिबेट को हम इस बात पर लेकर के चलना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि अटल मोदी, प्रबल मोदी, प्रखर मोदी, शिखर मोदी, और उनका डंका पूरी दुनिया में बजा है। सवाल यह है, टाइम मैगजीन ने कहा डिवाइडर इन चीफ, आप लोगों ने तब कहा कि विदेशी षड्यंत्र, अपने पसंद का सर्वे आ गया, आपने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया ये तो। नहीं देखिए, उस वक्त चर्चा हुई थी, इस वक्त चर्चा जब पूरी दुनिया देख रही है भारत किस तरीके से भारत के जनमानस को संभाल रहा है, और आप अगर ये टीएमसी के महाशय ने बात नहीं रखी होती तो मैं बंगाल पे जाता नहीं। मैं आज अपने प्रधानमंत्री, जो गर्व की बात है, जो गौरव की बात है भारत के लिए, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। और आपके खुद के रिसर्च में आपने अभी जो बैकग्राउंड में अपनी जो एडिटोरियल रिसर्च है उसमें दिखाया कि क्या किन बड़े मुद्दों को किस तरीके से, कितने आसानी से राशिद भाई भारत से एक तरीके से खत्म किया गया 370-35 में। ट्रिपल तलाक का दंश आप जानते हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने झेला है। आधी आबादी ने, जो एक समाज की आधी आबादी है, वो किस तरीके से उसमें मुलविस थी और उसको कितना कमजोर कर दिया गया था। आज वो औरतें मजबूत, सशक्त और सशक्तिकरण का एक बड़ी प्रकाष्ठा बनके उभरी है। आपने देखा किस तरीके से जो भी चीजें सामने, जो हमारे अलग अलग मंत्रालय के कार्यक्रम रहे हैं, अगर मैं सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के 4-5 कार्यक्रम को आपके सामने रखूं तो वो सारे कार्यक्रम भारत के उन लोगों को जो कहीं सोच नहीं सकते थे, अंतिम छोर पे खड़े थे, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना, आप ये कहना चाहते हैं कि जनधन योजना, आप ये कहना चाहते हैं कि जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं। एक मिनट रुकें, यासिर भाई रुकें। अब मोदी की शख्सियत का अंदाजा किस बात से लगता है? कहते हैं कि किसी भी शख्सियत को अगर मजबूत देखना है, किसी भी शख्सियत को अगर स्वीकार्य देखना होता है ना, तो इसे मैंडेट में कन्वर्ट होना जरूरी है, और मैंडेट के साथ साथ इसे वोट में भी कन्वर्ट होना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में आखिरकार कितनी सफलता पाई है। अब आप देखें, मेरे बाईं तरफ का ये जो मैप आपको नजर आ रहा है ना, ये मैप बहुत कुछ कह रहा है। 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कैसे एनडीए की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। कैसे? एक एक करके आप देखें, जितने भी राज्य अभी आपको नजर आ रहे हैं, 23 राज्यों में यूपी है, 23 राज्यों में बिहार है, इसके अलावा हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, महाराष्ट्र में भी सरकार बनी थी, हालांकि अभी महाराष्ट्र में सरकार नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर एनडीए की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत कितनी ज्यादा ऊपर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता वोट में किस तरह से कन्वर्ट होती है। अतुल सक्सेना को लेकर के आइए, और मैं एक बार चाहूंगा कि वंदना पांडे और प्रेम कुमार जी को भी जितना जल्दी हो सके कनेक्ट करने की कोशिश करें। अतुल सक्सेना, आपको लगता नहीं कि जितने क्षेत्रीय क्षत्रप रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, इनकी ठेकेदारी और इनकी दुकानदारी, वो दुकानदारी जो धर्म के नाम पर चलती थी, वो दुकानदारी जो क्षेत्रीयता के नाम पर चलती थी, वो दुकानदारी जो कभी समाजवाद के नाम पर, कभी बहुजन समाज के नाम पर या अलग अलग क्षेत्रवाद के दम पर चलती थी, ये सारी सब कुछ खत्म हो गई है। आपको लगता नहीं? प्रधानमंत्री, सुनिए ना, आप यूपी के हैं, यूपी को ही आप ले लीजिए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की राजनीति अगर आज की तारीख में हाशिए पर है, इसके पीछे अगर कोई चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर मायावती कहीं पर भी नजर नहीं आती तो इसके पीछे अगर कोई चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार आप चले जाएं, लालू की विरासत खत्म हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में आप चले जाएं, अगर ममता बनर्जी की लकीर छोटी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत में आप चले जाएं, कमोबेश इसी तरीके का हाल है। क्या यह माना जाए कि क्षेत्रीय क्षत्रपों को भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी? वो लोग जो राष्ट्रवाद की बात ना करके क्षेत्रवाद की बात करते थे, वो लोग जो धर्मांध बना करके अपने फैसले लिया करते थे, वो लोग जो जातिवाद में पनपे रहते थे, पनपा करके रखते थे, उन सभी पर बिजली गिराई है प्रधानमंत्री के फैसलों ने। देखिए राशिद जी, जो आपने कहा कि प्रदेश की बात करें या
इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हाँ। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस पे आप गौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका। हाँ। आप ये देखिए कि पिछले 6 सालों में हमारा कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो शोषण झेल रहा हो, और कोई आप देखिए 40 दिन से किसान भी सड़कों पे है, रोजगार है नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो है नहीं। इसी मानसिकता पर ही सीधे तक पचोट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप कहते हैं वर्ग, ये वर्ग, जाति, धर्म, भेद, वर्ण बंद कीजिए सबको। राशिद जी सुनिए, आपको मजा आएगा, मैं थोड़ा बेस बना ले रहा। आप सुनिए, अब क्या है कि जैसे मोदी जी 19 राज्यों में 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है। अब सरकार कब बनती है? सरकार जब बनती है जनता वोट देती है, मैंडेट देती है, और बीजेपी को मिला। और जब आप ये जानते हैं कि हम और आप जैसे साधारण आदमी या कोई भी पार्टी यदि कोई गलत काम करेगी, लोगों के लिए लाभ का काम नहीं करेगी, लोगों को अन्याय के साथ आगे बढ़ाएगी, तो उसे आगे आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा। अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना कौन सा गलत काम? एक मिनट, होल्ड अतुल जी, ससम्मान होल्ड। अतुल जी रुकिए, कौन सा गलत काम सर? जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर देना, 3 तलाक खत्म कर देना, नोटबंदी के तौर पर काले धन पर सीधा वार कर देना, आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस रखना, बालाकोट स्ट्राइक कर देना, अयोध्या विवाद का अंत कर देना, सीए एनआरसी के नाम पर नागरिकता क्रांति को लेकर के आना। क्या आरडीएक्स लगाया? आज तक पता नहीं, देश को बताने की जरूरत नहीं, केवल अनाप शनाप बकते रहो, लोगों के साथ अन्याय करते रहो, क्योंकि भाजपा को और मोदी को जनता का भरोसा ही नहीं चाहिए। अरे चुप रहिए आप, अरे उन्हें तो डर की राजनीति आप लोग फैलाते रहते हैं ना। बंद कीजिए ये, बंद कीजिए 80 के दशक का 80 के दशक की ये घिसी पिटी राजनीति बंद कीजिए, बंद कीजिए। अतुल सक्सेना, प्रेम कुमार जी को लेकर के आते हैं। प्रेम कुमार जी, मॉर्निंग कंसल्ट, यूएस सर्वे फर्म, मोदी के नंबर 1 होने का मतलब क्या है? प्रेम कुमार जी बोलेंगे। प्रेम जी बोलें। देखिए राशिद जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं दुनिया में सम्मान मिलता है तो देश के हर नागरिक के लिए ये गर्व का विषय है और होना चाहिए। पर होता क्या है, हम डिबेट क्यों करने लग जाते हैं? होता क्या है कि एक उपलब्धि जब मिलती है तो उसकी आड़ में तमाम विरोध को जब नकारा जाने लगता है, तमाम आलोचनाओं को नकारा जाने लगता है, तो वही हम भारतवासी में से ही उस बहस में उलझ जाते हैं। एक गर्व का अवसर है, सेलिब्रेट करना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देश से बाहर सम्मान मिला है। इसके साथ ही साथ जब दुनिया हिंदुस्तान से बाहर ऐसा कहा जाता है कि डिविजिव पॉलिटिक्स है या फिर इनटॉलरेंट इंडिया है, तो उस समय भी हमें चिंता करनी चाहिए कि हमें लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि भारत जो है हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। उस समय भी हमें अपने अंदर में झांकना चाहिए कि दुनिया ऐसा क्यों कर रही है। तो ये तालमेल जो है हिंदुस्तान में मिटा है। इन दिनों अब पक्ष या विपक्ष के नाम पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये स्थिति पैदा हुई है। तो इस स्थिति के पैदा होने में कौन लोग जिम्मेदार हैं? वही लोग जिम्मेदार हैं जो आलोचनाओं को हमेशा राजनीतिक पक्ष और विपक्ष में बांट देते हैं, आलोचनाएं स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। आप देखिए, लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, लगातार उन्होंने चुनाव जीते हैं, मगर लोकप्रियता के ही पैमाने पर आप ये देखेंगे कि पिछले 13 विधानसभा चुनाव में जो पूरे प्रदेश में हुए, उसमें 11 में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। तो ये भी लोकप्रियता का एक पैमाना है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम समालोचना करें, इस तरह से आप एक दूसरे के खिलाफ डंडे लेकर खड़े ना हो जाएं, ये वक्त की जरूरत है, होनी चाहिए। यासिर जिलानी, प्रेम कुमार जी को आपने सुना, ये कौन सा तबका है, ये कौन सा वर्ग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सम्मान भी मिलता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और 2 चीजें हैं, जैसे ही पीएम मोदी की बात आती है ना, वो कौन से लोग हैं जो आज भी डर फैलाने की कोशिश करते हैं, आज भी 18 साल पीछे, 19 साल पीछे देश को लेकर के जाना चाहते हैं और 2002 के गुजरात दंगों को याद दिलाते हैं। वो कौन से लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से इस बात का डर फैलाते हैं कि पीएम होने का मतलब यह है या मोदी होने का मतलब यह है कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो जाना, या मोदी होने का मतलब यह है कि अलोकतांत्रिक तरीके से कोई भी फैसला किया जाना और फैसला थोप दिया जाना। क्यों ऐसा है कि पीएम के नाम पर यह डर फैलाया जाता है? ये लोग कौन है? यासिर जिलानी। देखिए राशिद भाई, अपने प्रेम कुमार जी बड़े वरिष्ठ वक्ता हैं और तमाम चैनल्स पे रहते हैं। अपनी ही बातों को लेकिन आज उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है। उन्होंने कहा कि
एक समुदाय, एक जो वर्ग है जो मोदी जी के साथ है, वो आलोचना को नहीं सुन पाता है। अरे आप आलोचना कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, और हर चैनल पे आप बैठ के आलोचना करते हैं। यही तो हमारे लोकतंत्र की ताकत है और जिसका मुजाहरा आप बार बार करते हैं। और आपकी आलोचना को हम सामने से स्वीकार करते हैं और उसका जवाब तर्क के आधार पे देने की कोशिश की जाती है। अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो ये जो क्षण है, ये जो वक्त है, वो वक्त प्रधानमंत्री ने अगर पूरे भारत को सम्मान एक तरीके से बढ़ाया है, उसको दिलाया है, तो गौरव की बात होनी चाहिए, उस पर चर्चा होती है। और जब कभी भी आप जिस तरीके के सर्वे जो कह रहे थे अभी, एक श्रीमान जी की वहां टाइम मैगजीन में क्या आया था, तो आपने आलोचना किया, उसको स्वीकार करा और सामने से आपसे संवाद कायम करी। आपने जो तर्क रखा, उस तर्क के आधार पे हमने अपनी बात को रखी है। तमाम चीजों को हम सामने से पेश करते हैं। लेकिन जब शानदार कार्य करें प्रधानमंत्री जी, तो क्या विपक्ष की ये भूमिका नहीं होनी चाहिए कि उसको किसी तरह की टीका टिप्पणी करके, कटाक्ष ना करके, उसको कभी वो भी अपने आप को भारत के बाद अगर दुनिया भी बोली है ना कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की स्वीकार्यता किनमें नहीं है और कौन स्वीकार नहीं कर पा रहा है, आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। वंदना पांडे भी मेरे साथ में जुड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को संघ के नजरिए से भी हम देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही अनिर्बान के पास हम चलेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो कद क्यों नहीं हासिल कर पाई जो मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल किया है। याद रखिएगा, इस डिबेट को जब हम आगे लेकर के चलेंगे तो देश के बाकी प्रधानमंत्रियों की भी बात होगी, नेहरू जी की बात होगी, गुलजारी लाल नंदा की बात होगी, लाल बहादुर शास्त्री की बात होगी, इंदिरा गांधी की बात होगी, मोरारजी देसाई की बात होगी, चौधरी चरण सिंह की बात होगी, चंद्रशेखर की बात होगी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह की बात होगी, मनमोहन सिंह की भी बात होगी। डिबेट को एक बार फिर से हम ओपन कर देते हैं। यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी, वंदना पांडे हालांकि हमारे साथ जुड़ने वाली थी, अभी तक जुड़ नहीं सकी। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के नेता, अनिर्बान बैनर्जी, टीएमसी सपोर्टर, प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिबेट हम क्यों कर रहे हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 घोषित किया है एक सर्वे ने। यूएस एजेंसी का ये सर्वे है, मॉर्निंग कंसल्ट नाम की यूएस एजेंसी है, जिसने ये कहा है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्वीकार्यता किसी की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और स्वीकार्यता के मामले में बोरिस जॉनसन, एंजेला मर्केल और व्लादिमीर पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष भी प्रधानमंत्री से पिछड़ गए हैं। और प्रधानमंत्री होने का मतलब क्या है, मोदी होने का मतलब क्या है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनिर्बान के पास में चलता है। अनिर्बान, ममता बनर्जी बहुत ही अग्रेसिव नेता, जमीन पर रह करके काम करने वाली नेता, बहुत ही रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन, एक जमाने में जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़ करके किस तरह से उन्होंने विरोध जताया था, तब देश ने यह समझा था कि हां, एक ऐसी महिला नेत्री है जिसमें आगे चल करके एक आग है, जिन्होंने सोमनाथ चैटर्जी को हराया है, जिन्होंने कोलकाता दक्षिण सीट से न जाने कितनी बार जीत दर्ज की है, जिन्होंने अलग अलग सरकारों में यूनियन मिनिस्टर का दर्जा भी हासिल किया। लेकिन ममता बनर्जी वो क्यों नहीं बन पाई, सीएम से पीएम तक का सफर क्यों नहीं तय कर पाई जो नरेंद्र मोदी ने किया, सीएम से पीएम तक का सफर? जी देखिए, इसका उत्तर तो भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका जो अपनी पॉलिटिक्स है, सीट का जो एक एक राज्य का जो डिफरेंस है, मतलब उत्तर प्रदेश में देखिएगा बहुत बड़ा सीट है, बिहार में उतना नहीं है, पश्चिम बांग्ला में उतना नहीं है, तो ये सीट का डिफरेंस होता है। इंडिया का एक अलग ही नहीं, हिंदुस्तान में एक और चीज है ना अनिर्बान, एक काट की हांडी है जो हर 5 साल पर चढ़ने की कोशिश करती है, और वो काट की हांडी है तीसरा मोर्चा की। तीसरा मोर्चा के तौर पर भी कई ख्वाब पला करते हैं ना, कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं प्रधानमंत्री बन जाने की। अगर किसी को तीसरा, चौथा, पांचवा अगर मोर्चा बनाना है तो बनाए, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन अगर सीट का जो डिलिमिटेशन होता है, उसमें अगर हिंदी बेल्ट जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसके झोले में मेजॉरिटी शेयर आता है, और बीजेपी जो है इस हिंदी पट्टी की पार्टी है, इसीलिए उसको ज्यादा सीट मिलता है। और पश्चिम बांग्ला में उनको उतना सक्सेस इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो हिंदी बेल्ट का पार्टी है, वो हिंदी बेल्ट का पार्टी बनकर ही रह गए। ठीक है, तो ये सीएम से पीएम बनने का जो जर्नी का आप बात कर रहे हैं, उसका सवाल ये नहीं है। ये सवाल ये है कि पीएम बनने के बाद आप क्या कर रहे हैं। पीएम बनने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको लेकर अगर आज का, मैंने पहले भी कहा, अमेरिका का सर्वे आप ले रहे हैं, तो अब वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका भी जो वक्तव्य है वो भी ले लीजिए। ओके, ठीक है, टाइम मैगजीन का वक्तव्य भी ले लीजिए। अब आप रुके, आपका रिकॉर्ड वहीं पर है ना अनिर्बान भाई।
आप सिर्फ और सिर्फ टाइम मैगजीन आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, मैं आगे की तरफ, मैं नए दशक के भारत को देखना चाहता हूं, मैं नए साल के भारत को देखना चाहता हूं, मैं पीछे की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं 18 साल पीछे जाने में यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैं नए युग का भारत देखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं जिसका वाकई में लोहा पूरी दुनिया माने, और प्रेम कुमार जी को अभी ले आना बहुत जरूरी है। अब आप रुक जाएं, रुकिए सर रुकिए ना, प्रेम कुमार जी को लेकर के आते हैं। प्रेम कुमार जी, नेहरू से लेकर के गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक लंबी सी फहरिस्त है, 14 लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। 14 नाम इनमें आ जाते हैं, जितना मुझे याद आए मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बड़े फैसले तो कई लोगों ने लिए हैं। मनमोहन सिंह ने न्यू डील को लेकर के बड़े फैसले लिए थे। इंदिरा गांधी ने बैंकों के नेशनलाइजेशन को लेकर के बड़े फैसले लिए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मंडल कमंडल आंदोलन का सूत्रपात करने वाले वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह किसानों की बात करने वाले नेता, मोरारजी देसाई जिन्होंने सीधे नेहरू गांधी फैमिली को चैलेंज सा भी कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों है कि इन सब की लीक से अलग हट करके आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को देखा जाता है? देखिए, देखा जाएगा, हमेशा देखा जाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी नाम आपने गिनाए उनमें से किन्हीं भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में आर्थिक प्रगति का पहिया पीछे की ओर नहीं गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति का पहिया पीछे की ओर गया है। दूसरी बात यह है कि हंगर इंडेक्स, भूखमरी में भारत अफगानिस्तान और नेपाल से भी पीछे चला गया है। ये भी नरेंद्र मोदी जी के ही रिजिम में हुआ है, तो इसको इस रूप में भी देखा जाएगा। किसी भी इंडेक्स पर देख लीजिए, चाहे आप ह्यूमन राइट का इंडेक्स हो, चाहे भुखमरी का इंडेक्स हो, इन इंडेक्स पर ग्लोबली हम कहाँ हैं आज। आप गरीबी के मामले में, जहां हम गरीबी मिटा रहे थे, यूपीए की पिछली सरकार में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे, अब हम और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, हमसे रोजगार छीन रहे हैं। ये जो रिवर्स हो रहा है देश में सब कुछ, ये चूंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इससे पहले कभी किसी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिवर्स गियर नहीं लगा था। ये रिवर्स गियर इसी में लग रहा है, इस वजह से ये यादगार रहेगा। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यासिर जिलानी, प्रेम कुमार जी ने जो अभी जितनी बातें कही है ना, उस पर आपको रिबट करना चाहिए, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और इस चीज का सुनिएगा यासिर भाई, इस चीज का वाकई में देश बहुत ही लॉजिकल जवाब चाहता है, क्योंकि प्रेम जी अपनी बातें तथ्यों के बिना नहीं बोलते। सही बोला इन्होंने, रोजगार के मामले में देश कहां पर है, किसानों के मामले में देश कहां पर है, अलग अलग समुदाय और खासतौर से मैं समुदाय विशेष जिस समुदाय से आप भी ताल्लुक रखते हैं उनके विकास के मामले में देश आज की तारीख में कहां पर है, युवाओं के मामले में कहां पर है। किसान की अगर 6,427 प्रति महीने की औसत आय है, तो कैसे आप ये कह देते हैं कि दोगुनी कर देंगे 1.5 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर आप आए। इन सब मामले में आप बात करेंगे नहीं और आप ये दिखा देंगे नंबर 1। देखिए राशिद भाई, वीडियो नहीं आ रही, ऑडियो पे ही मेरी बात आप जवाब ले लीजिए। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने सारी बातें कही, लेकिन ये भूल गए कि भारत आबादी के लिहाज से कहाँ खड़ा है। जरा प्रेम कुमार से पूछ लीजिए कि वो किस इंडेक्स पे आता है। आप भुखमरी पे आ गए, आप चले गए कि कहाँ नीचे है, और आप प्रेम जी बात सुनते हैं, सभी जितने गेस्ट हैं सभी को स्क्रीन पर रखें, और प्रेम जी अभी सुनते हैं। अगर आपने आबादी को कहा होता, जोड़ दिया होता, तो आपने अपनी पूरी बात को इंसाफ किया होता, लेकिन आप वहां पे थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाते हैं। यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इनके पास जो आंकड़े ये लेके आते हैं, मैं उन पे भी कोई सवाल नहीं उठाता हूँ, इनके भी आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम उन मुल्कों में से, हमें विरासत में हमें वो मिला है जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी थी। प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी हो, जो बार-बार कहते हैं कि देश को 6 साल के बाद ना विरासत की बात नहीं की जाती। 6 साल के बाद ना, 6 साल के बाद अब विरासत का रोना नहीं रोया जाता। 6 साल काफी होते हैं, आधा दशक से ज्यादा गुजर चुका है, 7वें साल में आप सरकार की चलना है, तो अब आप ये नहीं कह सकते विरासत। मैं बताऊं, वक्त तो दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए ज्यादा, कि कहाँ पे हम कैसे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि माइनॉरिटी के विकास के लिए क्या हो रहा है। एक बार मैं सबसे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करके कहूंगा कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आप चेक करें कि माइनॉरिटी वर्ग के लिए इस सरकार ने क्या किया है अब तक, किस तरीके से वो मेन स्ट्रीम में लोगों को, जो निचले स्तर पे जहां कभी सरकार नहीं पहुंची,
जहां पिछले 70 सालों में सरकारों ने उपेक्षा किया है, उनको उनकी तरफ देखा नहीं। आज उनको दूर दराज सुदूर भारत के गांव से मुझे किसानों को लेकर के भी बताइएगा, मुझे इकोनॉमी को भी लेकर के बताइएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी लेकर के बताइएगा, रोजगार को भी लेकर के बताइएगा, इन सभी को साथ ही में बताएं। पैरेलल मुझे ये सब चाहिए। 10 सेकंड और बढ़ाइए। बढ़ा दिया। भारत के गांव से जो हुनरमंद हैं उनको लाके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे रही है सरकार, उन्हें एक बाजार दे रही है और उनके हुनर को नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रही है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, इससे उनके अंदर एक विश्वास बन रहा है इस सरकार को। अब आप किसान की बात कर रहे हैं, क्या किसानों के लिए ये जो तीनों बिल आए हैं ये आने वाले वक्त में ऐतिहासिक होगा? क्योंकि पिछले 70 सालों में या पिछले मान लीजिए तमाम 15-20 सालों का पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो जो सरकारें नहीं वो किसानों को बातें करती रही। यासिर भाई देश ये भी पूछेगा कि अगर वाकई में ये कानून ऐतिहासिक है तो कानून को लेकर के 2 प्रावधानों पर आप लोगों ने यूटर्न कैसे ले लिया? अगर वाकई में इतना ऐतिहासिक बने रहते ना, देश को कहने देते, विपक्ष को कहने देते कि जिद पर अड़े हुए हैं। प्रेम जी, लेकिन आपका जवाब। यासिर भाई आता हूं। प्रेम जी जवाब आपको देना चाहते हैं। प्रेम जी जल्दी से जवाब दें, उसके बाद मुझे अतुल सक्सेना और अनिर्बान से कुछ सवाल लेने हैं। प्रेम जी बोले। जी, मैं वो जनसंख्या के विषय पर जो जिलानी जी उठा रहे थे उस पर कहना चाहता हूं। आज ही मैंने एक अर्थशास्त्री का लेख पढ़ा है, सुबह संडे व्यू में लिखता हूं उसके तहत, तो उसमें उन्होंने इसका जवाब दिया है। देखिए 2010 से 2020 के बीच में जो प्रगति दुनिया के स्तर पर हुई है, चाइना में 144% हुई है, अमेरिका में, इंडिया में 39% हुई है, माफ कीजिएगा, अमेरिका में 39% हुई है और इंडिया जो है 50% के आसपास हुआ है 10 से 20 के बीच में। भारत का पोजीशन तीसरा है और बहुत अच्छा इसको माना जाएगा ग्लोबली। लेकिन जो छोटे, ये उन 13 देशों के बीच है जिनकी इकोनॉमी बड़ी है। जो छोटी इकोनॉमी वाली कंट्री है जिसमें कि बांग्लादेश, जहां जनसंख्या फैक्टर आ रहा है, बांग्लादेश ने चीन से भी बेहतर प्रगति की है और वियतनाम जैसा देश जो है वो भी चीन के बराबर प्रगति कर रहा है। तो जनसंख्या का जब हम सवाल लेंगे तो एशिया के 3 प्रमुख घनी आबादी वाले देश जो हैं, जिसमें कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश है, सब आते हैं। जनसंख्या यहाँ कहीं फैक्टर नहीं होता। इन तमाम फैक्टर के रहते हुए हमने वो तमाम बातें की हैं कि भारत में किस तरह से विकास के मामले में बैक गियर लग रहा है। जी, ये देश में अलग अलग युग क्या होता है ना अतुल जी, मैं जो बात कह रहा हूं वो बात सवाल लेकर के आपकी तरफ मुखातिब है, सुनिएगा। अलग अलग युग में यह देखा जाता है, खासतौर से आजाद भारत में यह देखा गया है कि लीडरशिप किसी भी पार्टी की किसके हाथ में रही है और उस वक्त में पॉलिटिकल राइवलरी अगर किसी राज्य में किसी की रही तो किस तरह की रही। जैसे 80 के दशक के अंत में, 90 के दशक की शुरुआत की एक भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। वो बीजेपी किस तौर पर जानी जाती थी? वो बीजेपी जानी जाती थी अटल जी वाली बीजेपी, आडवाणी जी वाली बीजेपी, कल्याण सिंह वाली बीजेपी। और इन्हीं के सामने मुलायम सिंह यादव ने अपने साथ में एक टैग लगा लिया, कई लोगों ने उन्हें टैग दे दिया मुल्ला मुलायम वाला। ये लगने लगा कि ये तो फायदेमंद होगा, अगर रथ यात्रा चल रही है फायदेमंद हो जाएगा। कल्याण सिंह अगर यूपी के सीएम भले ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर विवादित ढांचा गिर जाता है, ये अपने लिए फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी को उस जगह पर ले जाकर के रखा है ना कि वहां पर राइवलरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और सामने कोई और लकीर नजर ही नहीं आती। अतुल सक्सेना, और यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये हर कोई अपने पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड ढूंढने में लगे हुए हैं यूपी के अंदर। देखिए राशिद जी, जो आपने सवाल करा है, आप ये देखिए किस तरीके से अभी मेरे भाजपा के एक मित्र जनसंख्या की बात कर रहे थे, हालांकि प्रेम जी ने उसका जवाब दे दिया, पर इन्हें जनसंख्या ध्यान आ गई। इनसे मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये सर्वे हुआ ये कितने साइज पे हुआ, और नंबर 1, नंबर 2, क्या विदेशी में ही सर्वे कंपनी है? हमारे देश की सर्वे कंपनियां कहाँ हैं? ये फर्जी सर्वे में क्यों विश्वास रखते हैं? अच्छा। अब आते हैं दूसरी बात पे। आपने ये कहा राकेश भाई कि आप एक नए युग का भारत देखना चाहते हैं, तो नए युग का भारत आप देख रहे हैं। आज तक सड़कों पर किसान हमारा 40 दिन से बैठा हुआ है, नए युग का भारत ही तो है। इससे पहले आज तक कहाँ से किसान हमारा सड़कों पर बैठा है? नंबर 1। नंबर 2, नए युग का भारत है, यहाँ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था और लोग बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहे हैं। ये नए युग का भारत है। नए युग का भारत ही तो है कि नोटबंदी हुई, लाइन में लोग हुए, कुछ लोग शहीद हो गए, इसमें जो है
ये नए युग का भारत है। ठीक है। जीएसटी से व्यापार बंद हो गए, रोजगार चले गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डूब गया, आर्थिक मंदी आ गई। ये नए युग का भारत है। तो ये नए युग का जो भारत है, जो चैलेंज जो फेस कर रही है भारत की जनता, इसका सारा श्रेय जाता है। तो काम करते हैं, यासिर जिलानी से आपने जो भी बात बोली हुई है, यासिर जिलानी से एक जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वंदना पांडे भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। यासिर जी, देखिए जब मेरी बात सुनिए ना, यासिर भाई मेरी बात सुनिएगा। क्या होता है ना कि जब देश में सीए एनआरसी के नाम पर आंदोलन हुआ, शाहीन बाग में कई लोग बैठे, सही था गलत था, ये तो आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा, या फिर भारत इसका फैसला करेगा जब भी लोकतंत्र की प्रयोगशाला में वोट लेने के लिए आप लोग उतरेंगे। कहते हैं कि मोदी के भारत में जब भी सीए एनआरसी वाला आंदोलन होता है तो आप लोग कहते हैं राष्ट्रवाद, जब भी बेरोजगारी होती है तो फिर कहते हैं राष्ट्रवाद, जब भी होती है नोटबंदी तो कहते हैं राष्ट्रवाद, जब भी बेरोजगारी और आर्थिक मंदी हो जाती है तो कहते हैं राष्ट्रवाद, लोगों का रोजगार चला जाए, किसान अगर 40 दिन सड़क पर रहे तो कहते हैं राष्ट्रवाद। मोदी के भारत में राष्ट्रवाद की लकीर बड़ी और बाकी सारी छोटी क्यों? यासिर जिलानी, आपने सारी बातें जो आपके सवाल है उसी से मैं जवाब दे देता हूँ। आपने कहा सीए एनआरसी का जब मामला आया तो कुछ लोग शाहीन बाग में थे। आप बताइए, आपने सीए एनआरसी के कानून को पढ़ा होगा। सीए एनआरसी का जो कानून है वो किसके लिए था? सीए एनआरसी का कानून भारत के बाहर नहीं यासिर भाई, मुझे एक सब्जेक्ट पे स्ट्रिक्ट मत कीजिए, मैं कभी एक सब्जेक्ट पे स्ट्रिक्ट रहता ही नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को जवाब जब देना होता है किसी भी चीज का तो राष्ट्रवाद के तौर पर ही जवाब क्यों देते हैं? क्यों इस देश में बहुत बार ये हो जाता है, अगर मोदी के सपोर्टर हैं तो राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, और मोदी के सपोर्टर नहीं है तो राष्ट्रवादी भी नहीं है और राष्ट्रभक्त भी नहीं है। ये प्रवृत्ति क्यों है? राशिद भाई, ये आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट से मैं बिल्कुल तवक्को नहीं रखता हूं कि आप इस तरह की बात करें जो बेहद रिसर्च के साथ अपनी पत्रकारिता को सामने परोसता है, रखता है। आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई बात होती है तो विपक्ष के लोग इस बात को बहुत तूल देते हैं और वो किसके साथ खड़े हुए दिखाई देते। जब अपनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आप बताएं कि विपक्ष के जो बड़े लीडर हैं, भारत में कभी उनकी सरकार रही है, वो भारत की अस्मिता और अखंडता पे सवाल करेंगे तो सामने से क्या जवाब होगा? ठीक है। डॉक्टर वंदना पांडे अभी जुड़ी है हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ विचारक भी हैं डॉक्टर वंदना पांडे। डॉक्टर वंदना पांडे, अभी बात यह हो रही थी सुबह से कि मॉर्निंग कंसल्ट का जो सर्वे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 बताया है। चूंकि आप संघ विचारक भी हैं, संघ को लेकर के एक सवाल करना चाहता हूं। इससे पहले बीजेपी के जितने बड़े नेता रहे हैं, कहा यह जाता था कि उनके सामने संघ का कद हमेशा बड़ा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कद के मामले में संघ से नीचे ही रहे, कम ही रहे। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टेचर इस तरह का बनाया है, अपनी ग्रेविटी इस तरीके की बनाई है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ऊपर उन्हें देखा जाता है? राशिद जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने कहा कि संघ से उनका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा हो गया है। मैं तो ये कहती हूँ कि संघ ने ही इस तरह से उन्हें तराशा है, ऐसे संस्कार दिए हैं राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाने के लिए, राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, कि वह व्यक्तित्व तो इतना बड़ा हुआ है। और आज विश्व भी उस व्यक्तित्व को मान रहा है कि वह सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व है। तो ये कहना कि उनका संघ से व्यक्तित्व ऊंचा हो जाता, ऐसा नहीं होता है। माता पिता के सामने जब पुत्र बड़ा होता है, योग्य होता है। आपने कहा कि राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाया। क्या जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग करवा करके ये बता दिया था कि भारत की ताकत क्या है, तब क्या राष्ट्र का वो परम वैभव नहीं था? जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर के यूएनओ में भाषण दिया था, क्या वो राष्ट्र का परम वैभव नहीं था? जब देश का सोना गिरवी रख दिया गया था और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने जब बड़े फैसले लिए थे, क्या वो राष्ट्र का परम वैभव नहीं था? जब पोखरण में विस्फोट किया गया, क्या वो राष्ट्र का परम वैभव नहीं था? जब करगिल की जंग हमने जीती अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, क्या वो राष्ट्र का परम वैभव नहीं था? परम वैभव था। जिन लोगों ने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए जिस भी प्रधानमंत्री ने अपने योगदान दिए, हम मानते हैं कि उनका योगदान था। और मैं ये कतई नहीं कहती कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान नहीं था, या फिर मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि इंदिरा गांधी जी का कोई योगदान नहीं था। सबका अपना योगदान है और उनको इतिहास के पृष्ठों में रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति बनी है और भारतीय जनमानस से उनका जो
जुड़ा हुआ है और जिस तरह से उनको जनमत मिला है वह यह सिद्ध करता है कि इस डॉक्टर वंदना पांडे, एक और चीज का बहुत जल्दी से जवाब दीजिए कि वो लोग क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2002 गुजरात दंगे याद दिला करके एक समुदाय विशेष को डराने की कोशिश करते हैं, जबकि उसी समुदाय विशेष के लिए प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले ये कहा, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर में देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी ये तुष्टीकरण की नीति पिछली सरकारों में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये माना, यद्यपि कि उनके ये ब्रांडिंग करने का प्रयास किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किसी खास समुदाय के विरोधी। अनिर्बान, क्या प्रधानमंत्री के नेगेटिव ब्रांडिंग करने का प्रयास आप लोगों ने किया? बहुत जल्दी, क्विक। जी, हम लोग कोई ब्रांडिंग कंपनी तो नहीं है, तो हम सिर्फ फैक्ट बताएंगे। हाँ। इसीलिए हम कह रहे थे मोदी जी जब सीएम थे तो गुजरात में दंगे हुए, जब पीएम बन गए तो दिल्ली में दंगे हुए। ये फैक्ट है भाई। और जैसे प्रेम जी कह रहे थे कि इकोनॉमी नेगेटिव में चला गया है, ये भी फैक्ट है। इंटरनेशनल डिबेट का वक्त पूरा हो गया। डॉक्टर वंदना पांडे, आप बिल्कुल अंत समय में हमारे साथ में जुड़ी थी, तकनीकी खामी की वजह से आपका बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमार जी आपका, यासिर जिलानी जी, अनिर्बान और अतुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है कि ठीक है, हो सकता है आप तुलना करें, हो सकता है पीछे जाकर के कंपैरिजन करें, हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव आप बात करें, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री के फैसलों की वजह से भारत मजबूत है, भारत बुलंद है, भारत सशक्त है। और आज की तारीख में पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन भी आंखें तरेरने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि भारत ने यह कह दिया है कि नए युग का भारत है, घर में घुस करके मारेगा। भारत ने यह कह दिया है नए युग का ये वो भारत है जो अपने फैसले लेना जानता है। और भारत ने यह भी कह दिया है नई युग ही नहीं, नई सदी, और नई सदी के भी तीसरे दशक का एक ऐसा भारत है जिसे आत्मनिर्भर रहना आता है। और इसे आत्मनिर्भर बनाने की अगर नींव किसी ने रखी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।